बहुत सारे शिक्षक हैं, उनकी शिकायत रहती है कि गैर शैक्षणिक कार्यों में उन लोगों को इन्वॉल्व कर दिया जाता है। मास्टर लोगों की शिकायत है, उनको बोरा बेचने के लिए कहा जाता है। लोकतंत्र में तो सबको मतलब विरोध करने का और बात करने का अपना अधिकार है, तो वो अपना कर रहे होंगे अपने हिसाब से। एक तरह से ड्रास्टिक चेंजिंग आया है, स्कूल में जो है शिक्षक भी रह रहे हैं, स्टूडेंट भी रह रहे हैं, तो ये सब मैनेज कैसे हो रहा है सर? एक तरफ तो जो है ड्यूटी भी आप फुल टाइट ले रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी छुट्टियां भी हटा दे रहे हैं। इतना ही जानिए कि सरकार का ये आदेश है, विभाग का ये आदेश है, तो हम इम्प्लीमेंट कराना जानते हैं, तो हम इम्प्लीमेंट कराते हैं। 15 दिन लगातार अगर कोई स्टूडेंट गैर हाजिर रहता है तो उसके लिए जो है कुछ नियम आए हैं, उस संदर्भ में क्या जानकारी है? आपको क्या लगता है कि जो प्राइवेट संस्थानों, प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूलों की तुलना होती है, अब ये गैप जो है बहुत जल्दी भर जाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं STV न्यूज़, मैं हूं अंसारुल हक। पिछले कुछ समय से बिहार के शिक्षा जगत में एक रेवोल्यूशन के तौर पे देखा जा रहा है और ख़ास तौर से के पाठक के नाम की चर्चा है। एक KJ राव हुआ करते थे जो नेताओं के बीच चर्चा का विषय हुआ करते थे। अब शिक्षा विभाग से जुड़े लोग या शिक्षकों के बीच जो है के पाठक नाम की गूंज है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं, कई सारे लोगों की शिकायतें भी हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये देखा जाए तो शिक्षा व्यवस्था जो है वो पटरी पे आती दिख रही है बिहार के। इन सब के बीच रोज़ नए बहुत सारे फरमान जो है आ रहे हैं और ताज़ा क्या मामला है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त ज़िला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका STV न्यूज़ पर। ये जो नए सिनारियों में चीज़ें जो बदलाव हुए हैं, कई तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं, इसका शिक्षा व्यवस्था पे आप क्या असर होता हुआ देख रहे हैं और क्या जो है चेंजेस आए हैं आपकी नज़र में बतौर ज़िला शिक्षा पदाधिकारी? ऐसा है कि 4 प्रायोरिटी फिक्स किए गए हैं विभाग के द्वारा। हमारे SS सर ने कहा है कि बच्चों की उपस्थिति बढ़ी है, लगातार निरीक्षण हो रहा है, ये आप लोग जान रहे हैं, तो बच्चों की उपस्थिति बढ़ी है और बच्चों की उपस्थिति बढ़ी है और शिक्षकों की उस अनुपात में उपलब्धता नहीं है। तो सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा शिक्षक उपलब्ध कराने के लिए बड़ा तेज़ी से अब आज से जैसे काउंसलिंग वगैरह शुरू हो गया है नए अपॉइंटमेंट का, तो वो हो ही रही है। तो सबसे पहले एकेडमिक सपोर्ट के लिए वैकल्पिक तौर पर जहाँ पर भी शिक्षक की कमी है वहाँ पर बाह्य एजेंसी से, आउटसोर्सिंग से इंतजाम करने की बात है। उसमें सरकार और विभाग प्रयासरत हैं और कर भी रहे हैं, तो वो हो रहा है। दूसरा है प्रीफैब स्ट्रक्चर, जहाँ पर किसी कारण से कमरे कम पड़ रहे हैं और बच्चे आ रहे हैं, उनको लौटाया नहीं जाए, इसलिए प्रीफैब स्ट्रक्चर निर्माण हो रहा है वैकल्पिक तौर पर, तो उसको भी शुरुआत हो गई है, अपने ज़िला में भी हो गई है। तीसरा है हाउस कीपिंग, शौचालय वगैरह गंदा रहता है, इसके लिए भी बाह्य एजेंसी से कुछ खास निर्धारित कर दिया गया है, कितना मजदूरी होगा और कैसे साफ़ होगा, कैसे क्या करेंगे उसका। और कंप्यूटर शिक्षा के लिए भी ICT लैब, ये 4 प्रायोरिटी फिक्स की गई है। इस पर रोज़ मॉनिटरिंग होती है, सुबह में भी VC होती है और जितने तरह के विभाग के कार्य जो समस्याएं हैं, जैसे मानव बल नहीं है तो काम कैसे होगा, तो हमारे SS सर उसके लिए भी इंतज़ाम करा रहे हैं कि मानव बल जहाँ पर जितनी आवश्यकताएँ हैं वहाँ दी जाएगी और पैसे का भी इंतज़ाम किया जाएगा। हमारे हाई स्कूल जो हैं या हायर स्कूल जो हैं, +2 स्कूल हैं, वहाँ पर विकास कोष और छात्र कोष में बहुत सारी राशियाँ थी जो ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो उसका भी उपयोग करने की बात कही गई है और उस पर भी काम चल रहा है। जो आवश्यकताएँ हैं उसकी पूर्ति हो, ये किया जा रहा है। कोचिंग संस्थान पैरेलल चला करते थे, तो वो 9 बजे से पहले और 4 बजे के बाद चलाया करें और 9 से 4 के बीच में हमारा विद्यालय चले, तो इस वजह से कोचिंग संस्थान पर भी अंकुश लगा है। वो भी चूँकि हमारे प्रगति में, हमारे बच्चों को पढ़ाने में एक सहयोग करते हैं, तो बंद तो नहीं किया जा सकेगा, लेकिन 9 बजे से पहले और 4 बजे के बाद हो। और प्राइवेट स्कूल है, वहाँ भी बच्चे को जो 25% अलाभकारी समूह के बच्चे होते हैं, उनके लिए भी एक ज्ञान दीप पोर्टल की शुरुआत की गई है। उस पोर्टल के माध्यम से जिन लोगों को भी प्रस्वीकृति मिली है वो अपना रजिस्ट्रेशन करना शुरू करेंगे, वो भी पैरेलल शुरू हो गया है।
पहले ये मैनुअली होता था, तो अब इसमें क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा? अब एक पोर्टल, ज्ञानदीप पोर्टल है, उस पर जाएंगे, उस लॉगिन करेंगे और उसके आधार पर मतलब जो प्रस्वीकृति है सारा डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अपलोड करना होगा और इन्फॉर्मेशन डालना होगा। उसके बाद उनको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और तब वो आगे कर पाएंगे। उसका प्रोसीजर है लंबा, 1 सप्ताह का समय दिया गया, अधिक से अधिक लोग रजिस्ट्रेशन करें उस पर। जो भी अधिक से अधिक का मतलब जो प्रस्वीकृति प्राप्त हैं, जिनको मिला हुआ है, कोड मिला हुआ है, प्रस्वीकृति के बाद U- कोड मिला हुआ है, उन लोगों को करना है। एक सर कोचिंग संस्थानों के बारे में जो आप बात किए कि उसका टाइमिंग में चेंजेस लाए गए हैं, तो कुछ 1-2 रोज़ पहले कुछ कोचिंग संस्थान वाले लोग जो है कैंडल मार्च वगैरह भी अपनी मांग को लेकर के उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई आपके यहाँ पर्याप्त शिक्षक नहीं है कॉलेजेस में, तो हम लोग भी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, ठीक है, तो सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। विभाग का ये निर्देश नहीं है कि उनको बंद करें, उनको 9 से 4, चूँकि देखिए ऐसी बात है कि हमारा सरकारी संस्थान जो भी है वो 9 बजे से 4 बजे तक चलती है, तो इस अवधि में बच्चे हमारे यहाँ जाएं और हमारा रेगुलर क्लास चले। हमने इतना संसाधन बना रखा है तो उसका क्या होगा, बच्चे वहाँ जाएंगे नहीं तो फिर पढ़ेंगे क्या। और कोचिंग संस्थान 9 बजे से पहले चलावे, 4 बजे से बाद चलावे, तो इसलिए उनकी अपनी मांग हो सकती है। बेरोज़गार हैं तो हमारे सिस्टम में भी अभी 2.25 लाख की वैकेंसी है सरकार के स्तर से, तो लोग आ ही रहे हैं ना सिस्टम में, तो मतलब हमारे सरकारी शिक्षक बन ही रहे हैं ना। तो सरकार के जो संसाधन है उसका सदुपयोग, ये हमारा उद्देश्य, हमारे विभाग का उद्देश्य है। इसलिए कोई ये नहीं है, उनको मतलब 9 बजे से पहले चलाने की अनुमति है, 4 बजे के बाद चलाने की अनुमति है। अब वो जो कोई संघ संगठन अपना विरोध, लोकतंत्र में तो सबको मतलब विरोध करने का और बात करने का अपना अधिकार है, तो वो अपना कर रहे होंगे अपने हिसाब से। एक सर और ये खबर आई है कि जिसमें बताया गया है कि ये तरीक़ा अपनाया जाएगा तो 300 करोड़ का फ़ायदा बिहार गवर्नमेंट को हो सकता है। उसमें ख़ास तौर से बात है कि 15 दिन लगातार अगर कोई स्टूडेंट गैर हाजिर रहता है तो उसके लिए जो है कुछ नियम आए हैं, उस संदर्भ में क्या जानकारी है? नहीं, वो देखिए ऐसा है कि जो हमारे DBT होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र योजना के तहत बहुत सारी पोशाक की राशि, छात्रवृत्ति की राशि, साइकिल की राशि मतलब बच्चों को दी जाती है। तो बच्चे क्या करते हैं कि डुअल इन्वॉल्वमेंट में होंगे। ये है कि जैसे सरकारी विद्यालय में भी हैं और दूसरे जगह भी हैं, तो अगर हमारे यहाँ रेगुलर नहीं आएंगे तो हम DBT क्यों देंगे? हमारे यहाँ रेगुलर आए, अगर उनको प्राइवेट पढ़ना है तो प्राइवेट पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा नामांकन जो है अधिक है और उस हिसाब से हमारा उपस्थिति नहीं है, तो हम वैसे लोगों को नोटिस करके कि भाई आप हमारे यहाँ रहो या कहीं और जगह रहो, एक जगह एक विकल्प चुनो। तो उसी में है कि 15 दिन लगातार नहीं आते हैं तो उनको नामांकन हटा दिया जाए, मतलब हमारे स्कूल से वो बाहर जाएँ अपना जैसे हो। तो उसी में हुआ कि DBT जो हम देते रहते हैं, इरेगुलर लोग आते हैं, आप DBT उनको दे देते हैं, तो हमारा पैसा तो खर्च हो जाता है। मैं क्यों ऐसे लोगों को पैसा दूं जो हमारे सिस्टम में हों ही नहीं, मतलब आते नहीं हों, रेगुलर नहीं आते हों, लाभ नहीं ले रहे होंगे। सरकार की योजना जो है वो सफलीभूत हो, इसलिए वो अंकुश लगाया गया और उसमें DBT का पैसा बचेगा, तो उस पैसे को दूसरे कार्यों में लगाया जाएगा। जैसे हमारे यहाँ ICT लैब है या और भी संसाधन, कमरे नहीं हैं तो उस समय लगाया जाएगा। हम ऐसे पैसा क्यों बांटें, मतलब यही। ये तो अच्छी बात है सर, समझ में आती है, लेकिन एक्सेप्शनल इज़ ऑलवेज देयर। तो क्या ऐसे केसेस में कुछ प्रावधान हैं कि मान के चलिए कोई लड़का अगर बीमार है या बेड रेस्ट में है या किसी अन्य रीजन से अगर 15 दिन तक नहीं आता है तो उसके लिए भी कुछ प्रावधान है क्या? अभी कोई प्रावधान ऐसा क्या नहीं किया, लेकिन अगर कोई बेड रेस्ट में है, एकदम सीवियर बीमार चल रहा है, 15 दिन डॉक्टर ने उसको ऐसा कर दिया है, तो ऐसे एग्जाम्पल एक्सेप्शन में होंगे तो उसको कंसीडर किया जाएगा। वो तो जेन्युइन है, दूसरी जगह है नहीं, हमारे यहाँ आना चाहता है और अभी बेड रेस्ट में है, इसलिए उसको कंसीडर किया जाएगा। वो कोई इशू नहीं है। वैसे बहुत कम लोग होंगे और आवेदन दे करके वो हमारे शिक्षक भी जा करके वो देख लेंगे कि सही में बेड रेस्ट में है, सही में उसका इलाज हो रहा है कि है कहीं दूसरी जगह कोटा में पड़ रहा है और हमारे यहाँ इन्वॉल्वमेंट है, तो ये देखना ज़रूरी होगा। मतलब एकदम हर चीज़ को पॉइंट आउट करके जो अच्छा हो सकता है, एक शैक्षणिक माहौल वातावरण बने, इसके लिए विभाग भी तैयार है और हम लोग विभाग के हैं, मतलब एक तरह से अधिकारी हैं, आँख कान हैं, तो हम लोग भी तैयार हैं करने के लिए। एक सर और सवाल है कि आप लोग जो है पहले ऐसा नहीं देखा जाता था, स्कूलों में ख़ास तौर से ये खबरें आती हैं कि मॉनिटरिंग बहुत अच्छे लेवल पे हो रही है और एक तरह से ड्रास्टिक चेंजिंग आया है। स्कूल में जो है शिक्षक भी रह रहे हैं, स्टूडेंट भी रह रहे हैं, तो ये सब मैनेज कैसे हो रहा है सर?
नहीं, ये एक्चुअल में है क्या, देखिए डे टू डे रिपोर्टिंग और डे टू डे मॉनिटरिंग नहीं होती थी। मैं तो जाता था और करता भी था, तो बहुत सारे लोग इसमें लग गए हैं। मतलब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से लेकर के नीचे तक के ब्लॉक में भी, जैसे पहले गाड़ियाँ नहीं थी हमारे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की, उनको गाड़ियाँ दी गई, वहाँ पर उनके साथ काम करने वाले लोग नहीं थे तो वो लोग की व्यवस्था की गई है, तो इसलिए मॉनिटर हो पा रहा है। आदमी बढ़ा है, लोग कर रहा है। जैसे डे टू डे मॉनिटरिंग VC से होती है, प्रत्येक दिन हम लोग HM के साथ VC करते हैं। कई अधिकारी हमारे हैं, सब लोग HM के साथ VC करते हैं। उनको कम्युनिकेशन देते हैं कि हमारा विभाग क्या चाहती है, क्या करना चाहती है सरकार, और वो कम्युनिकेट होकर के काम कर रहे हैं। तो सम्मिलित प्रयास, मतलब कोई एक आदमी कर रहा है ऐसा नहीं है, पूरा सम्मिलित प्रयास है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में जितने लोग हैं सब लोग लगातार कुछ न कुछ काम कर रहे हैं, इसलिए एक बड़ा अभियान कहिए एक तरह से, और काम हो भी रहा है। आप देखिए अभियान तो रियली बहुत ज़बरदस्त चल रहा है सर। एक तरफ तो जो है ड्यूटी भी आप फुल टाइट ले रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी छुट्टियां भी हटा दे रहे हैं। नहीं, ये इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी, चूँकि चाहूँगा इसलिए कि सरकार और विभाग का जो निर्देश होता है हम इम्प्लीमेंट कराते हैं। बस इतना ही जानिए कि सरकार का ये आदेश है, विभाग का ये आदेश है, तो हम इम्प्लीमेंट कराना जानते हैं, तो हम इम्प्लीमेंट कराते हैं। उस पर कोई कमेंट नहीं कि जो सरकार जो भी आदेश करेगी हम उनके मानदंड तो हम उनको फॉलो करेंगे। जाहिर सी बात है सर, एक अधिकारी के नाते आपकी यही ड्यूटी है। एक सर और जो सवाल है वो बेसिक सवाल हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अक्सर ये जो बहुत सारे शिक्षक हैं उनकी शिकायत रहती है कि गैर शैक्षणिक कार्यों में उन लोगों को इन्वॉल्व कर दिया जाता है। अब गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं होता, पहले रहता होगा ब्लॉक में या कहीं भी रहता होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। गैर शैक्षणिक कार्य में इन्वॉल्व नहीं है। हम प्रमाण पत्र भी अपने BO से प्राप्त किए हैं और डे टू डे मॉनिटर भी होता है और सूचना मिलती है, तो गैर शैक्षणिक कार्य नहीं ही हैं। 25 मई को हम अपने ज़िले में सारे शिक्षकों को स्कूल भेज चुके थे और हमारे SS सर 8 जून को ज्वाइन किए, तो हमारा रिपोर्ट हमारे ज़िला का नील गया था, इसलिए कि हम पहले ही सबको समाप्त कर चुके थे और उसके बाद से गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगे। अब देखिए जैसे गणना का काम है, जैसे जाति आधारित गणना है या फिर चुनाव है, BLO की ड्यूटी है। BLO की ड्यूटी भी उस अवधि के बाद ही होती है जिस अवधि में हमारा शैक्षणिक कार्य होता है, उसके बाद ही BLO की ड्यूटी होती है। और इस तरह से अन्य जो भी कार्य होते हैं वह शैक्षणिक अवधि के बाद ही होते हैं, और वो खास करके इम्पॉर्टेंट काम होता है, जैसे गणना, जनगणना या फिर चुनाव और इससे जुड़े हुए जो काम होंगे, आपदा का काम होता है। बाकी अन्य काम नहीं होते हैं, अब नहीं होते हैं, पहले होते होंगे, अब नहीं होते हैं। मास्टर लोगों की शिकायत है उनको बोरा बेचने के लिए कहा जाता है। इस पर कोई मतलब विभाग का निर्देश है, जो भी चीज़ें होती, देखिए ऐसा है कि जो 5 रुपये भी खर्च होता है विभाग से तो उसका हिसाब देना होता है, और वित्तीय नियमावली में स्पष्ट है कि आप अपने घर का खर्च जैसे चलाते हैं और किसी चीज़ को बार्गेनिंग के बाद खरीदते हैं, उसी तरह से सरकार की चीज़ों को भी आप करिए। तो सरकार का जो भी बैग है या इस तरह की चीज़ें हैं वह सुरक्षित रखा जाता है, और फिर जब कोई लेने वाला होता है, जैसे अभी कबार है, कबार को ऐसे बेच के अपने घर पैसा थोड़े ले जाइएगा। कबार बेचने के लिए कहा गया, जो आप फालतू का जगह घेरा हुआ है, कबार बेच के विकास कोष में पैसा जमा करिए। तो बोरा भी कबार की तरह रहता है, या फिर खाली हो गया तो उसका यूज नहीं है तो उसको बेच देना है, और बेच करके उसको राशि रख देनी है। जो भी कोष होता है, छात्र कोष भी, हालांकि छात्र कोष विकास कोष तो हाई स्कूल में होता है, लेकिन हमारा VSS खाता है उसमें रख देना, तो वो कोई मुद्दा नहीं है। सर आप मोतिहारी में लगभग तकरीबन 2 साल से हैं और आपको एक नए इनोवेशन वाले अधिकारी के रूप में जाना जाता है। बहुत सारे इम्प्लीमेंट आपने किए हैं अपने कार्यकाल में। ये जो चेंजेस आए हैं बतौर ज़िला शिक्षा पदाधिकारी, आपको क्या लगता है कि जो प्राइवेट संस्थानों, प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूलों की तुलना होती है, अब ये गैप जो है बहुत जल्दी भर जाएगा? देखिए ऐसा है कि जो प्राइवेट स्कूल मतलब एक पैरेलल चल रहा है, और मुझे लगता है कि जो ये सारी बातें होती है, जैसे आपको अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाना है ये आप तय करते हैं, बच्चे को कहाँ पढ़ना है बच्चे तय करते हैं। मेरा ये मानना है कि गैप कुछ वैसा था नहीं, कुछ ही खास प्रतिशत में बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते थे, अधिकांश तो अभी भी सरकारी स्कूल में। हमारा देखिए सरकारी स्कूल में 3-3 हज़ार एडमिशन है, और बहुत कम ऐसा प्राइवेट स्कूल होगा जहाँ 3000 एडमिशन होगा। तो पहले से ऐसा चला रहा है कि सरकारी, मैं भी सरकारी विद्यालय का प्रोडक्ट हूँ, तो मेरे कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा गैप था नहीं। और अगर गैप आप लोगों के हिसाब से था भी
तो वो मुझे लगता है कि सारी सुविधाएं जब हमारे सरकारी विद्यालय में होंगी तो लोग प्राइवेट में क्यों अपना पैसा खर्च करेगा। सरकार जैसे 1 to 8 के लिए निःशुल्क व्यवस्था रखी है, 9 to 12 के लिए भी एक नॉर्मल फ़ी पर व्यवस्था रखी है। तो अच्छी व्यवस्था सरकार के स्तर से हो जाएगी, हो रही है, तो फिर लोग क्यों प्राइवेट की ओर जाएंगे, क्यों पैसा नाजायज़ क्यों खर्च करेंगे। और स्वाभाविक है अगर वो अच्छी व्यवस्था देंगे तभी वहाँ पढ़ेंगे, ये भी बात है। आखिरी सवाल सर, HTV न्यूज़ के माध्यम से आपके वो तमाम जो स्टूडेंट हैं ज़िले भर के जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं उन सब के लिए आपका मैसेज क्या रहेगा? मैसेज है कि मेहनत हर जगह इम्पॉर्टेंट है और वह मेहनत करें और निश्चित रूप से विश्वास करें। सबसे पहले तो अपने आप पर विश्वास करें, फिर अपने अभिभावक पर विश्वास करें और फिर टीचर पर विश्वास करें। मैं हमेशा से कहता हूँ एक समबाहु त्रिभुज है जिसके सभी भुजाएं बराबर होती है, सभी कोण बराबर होता है और तीनों वर्टेक्स जो होता है उस पर अगर देखा जाए तो एक पर गार्जियन को, एक पर स्टूडेंट को, एक पर टीचर को रख दीजिए। गार्जियन, स्टूडेंट और टीचर, GST। अगर इसमें तीनों की भूमिका होती है 33.33% की। गार्जियन को भी, माता पिता को भी अपने बच्चों के प्रति सिंपैथी रखना चाहिए, उनके विश्वास रखना चाहिए। बच्चों को भी अपने माता पिता पर विश्वास रखना चाहिए, उनको खुश रखें ताकि उनको सारे स्टेशनरी किताब वगैरह समय पर मिल जाए, पढ़ने का एक माहौल मिल जाए। टीचर को भी विश्वास में लेकर के उनको काम करना चाहिए और टीचर को भी अपने स्टूडेंट पर, उनके गार्जियन पर विश्वास रखना चाहिए। तो कुल मिलाकर के 33.33% तीनों की जिम्मेवारी है, 99.99% हो गया। बाकी हम आप जितने भी लोग हैं उनको सहयोग करेंगे 0.01%। तो ये हमारा अपना फंडा है कि जो अगर इस तरह से व्यवस्था चले तो अच्छा शैक्षणिक माहौल बन सकता है और व्यवस्थाएं भी बदलेगी और सब कुछ अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और निस्संदेह तब्दीलियाँ आ सकती हैं और तब्दीलियाँ आ भी रही हैं और इस तब्दीली में सबको भागीदार होने की ज़रूरत है। जैसा कि सर ने बताया कि समाज के हर तबके की ये जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है, शिक्षकों की भी जिम्मेदारी है और आम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो एक दूसरे को सहयोग करें। अल्टीमेटली इसके ज़रिए समाज का विकास होगा और जब समाज का विकास होगा तो देश का विकास होगा। तो HTV न्यूज़ पर ये जिला शिक्षा पदाधिकारी से हमारी बातचीत आपको कैसी लगी हमें बताइएगा ज़रूर। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए HTV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।